दोस्तों, बात जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आती है तो हम सिर्फ इतनी ही कहानी जानते हैं कि कुछ अंग्रेज भारत में कारोबार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पूरे देश पर ऐसा कब्जा जमाया कि बिजनेस करने आए अंग्रेज देश के शासक बन गए। लेकिन क्या आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुई थी। उन्होंने इस कंपनी को पूरे एशिया में व्यापार करने की छूट दे रखी थी। वहीं अगर भारत की बात करें तो दिल्ली में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उसे दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिना जाता था। दुनिया में जितना भी उत्पादन होता था उसका 1/4 हिस्सा भारत में ही बनाया जाता था। वही पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। लेकिन ब्रिटेन गृह युद्ध जैसे स्थितियों से उबर रहा था। उसी दौरान ब्रिटेन के व्यापारी राल्फ फिच व्यापार के लिए हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। इसके बाद भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी का निशाना बनने में देर नहीं लगी। राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य ब्रिटिश ट्रैवलर सर जेम्स लैंगस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस देशों में आगे बढ़ने का विचार आया और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली। भारत उस समय एक समृद्ध देश था और भारत से व्यापार कर पूरा लाभ लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जरूरी था कि उनके अलावा कोई और कंपनी भारत में व्यापार न कर पाए। अब दोस्तों, बिजनेस चाहे 16वीं सदी का हो या आज की 21वीं सदी का, सबसे मुख्य चैलेंज अपने प्रतिद्वंदियों के सामने टिक पाना है। और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया, यानी अब उसके अलावा कोई और कंपनी पूर्व एशिया में व्यापार नहीं कर सकती। अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी आने का ऐलान किया। उस वक्त को किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ मुट्ठी भर ब्रिटेन से आए लोग अपने देश से 20 गुना बड़े और अमीर देश पर एक लंबे अरसे तक राज करने वाले हैं। हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया था कि वो मुगल सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मुगलों की 40 लाख सेना के सामने उनका टिक पाना असंभव ही था। ऐसे में वो भली भांति जानते थे कि उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों की परमिशन के साथ उनके सहयोग की भी जरूरत थी। हॉकिंस मुगलों की राजधानी आगरा तो पहुंच गया, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से जहांगीर ने उसे व्यापार करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रॉ को शाही दूत बनाकर भेजा गया। वो 1615 में भारत आए थे, लेकिन व्यापार के लिए इजाजत लेने में उन्हें 30 साल का समय लगा। इसके बाद उन्हें इजाजत मिली और समझौता यह हुआ कि कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारी उपमहाद्वीप के बंदरगाह और खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें यूरोप में बनने वाले उत्पाद भारत को देने होंगे। लेकिन तब वह बनता ही क्या था। कंपनी ने भारत से सूत, नील, चाय आदि लेकर विदेश में महंगे दामों पर बेचना शुरू किया। 1670 तक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद उनका रास्ता काफी साफ हो गया था। उन्होंने भारत में उनकी प्रतिद्वंदी पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच कंपनियों को हराकर व्यापार के क्षेत्र में अपना कंपटीशन खत्म कर दिया। 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में पहली बार अंग्रेजों का सामना मुगलों से हुआ। मुगलों ने जीत हासिल की और ब्रिटिश सेना को बुरी तरह हराया। 17वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने लगी थी, लेकिन इसमें उनको कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि इस सब के सामान का मूल्य उन्हें चांदी देकर चुकाना पड़ता था और उस समय उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिसकी चीन को जरूरत पड़ती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका भी एक रास्ता निकाल लिया। उन्होंने बंगाल में पोस्त की खेती की और बिहार में अफीम बनाने के लिए कारखाने लगा दी। ऐसा नहीं था कि उस समय चीन में अफीम का सेवन खूब होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के लोगों को अफीम की लत लगवाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने तस्करी करने के लिए चीन में अफीम पहुंचना शुरू कर दिया। जब चीन की सरकार ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिश सेना और चीन में युद्ध हुए, जिसमें ब्रिटिश सेना जीती और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी शर्तों पर चीन के साथ समझौता किया। उन्होंने चीन से नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा वसूला और उसके बाद बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया। जब चीन ने अफीम व्यापार को रोकने के लिए महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा
तो उस पत्र का कोई जवाब ही नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एशिया में अपने पैर पसार रही थी। तभी 1707 में भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जगह जगह पर खिलाफत जन्म लेने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि सेना भारतीय शासकों के सामने टिक पाने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। उस समय यूरोप की औद्योगिक क्रांति की वजह से वो युद्ध तकनीकियों में भी भारत की सेना से बेहतर हो गए थे। इसलिए छोटी सेना होने के बाद भी उन्होंने एक एक करके कई भारतीय शासकों की सेनाओं को हराया। लेकिन अंग्रेजों के युद्ध जीतने की एकमात्र वजह यही नहीं थी कि वो सब शक्तिशाली हो गए थे, बल्कि वो युद्ध जीतने के लिए कई अन्य तरीके भी अपनाते थे, जैसे कि राजाओं के विश्वास पात्रों को अपने साथ मिला लेना। कंपनी की सारी नीतियां अपने फायदे के लिए होती थी और इसलिए धीरे धीरे लोग इसके विरोध में खड़े होने लगे। 1857 के स्वतंत्र संग्राम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह कहती है, के दौरान कंपनी ने बाजारों में और सड़कों पर हजारों लोगों की बर्बरता से हत्या की। अगले साल 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना को ब्रिटेन सेना में मिला दिया। 1874 तक यह कंपनी ब्रिटेन सेना के साथ मिलकर ही अस्तित्व में रही, लेकिन उसके बाद पूरी तरह खत्म हो गई। तो यह था ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। भले ही एक दौर था जब कंपनी के पास पैसा पावर थी, लेकिन हर चीज़ का एक दौर होता है और कंपनी के बढ़ते अत्याचारों के चलते उसका दौर भी खत्म हो गया। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।